हंका मांगरोल विधानसभा के प्रत्याशी नरेश जी मीणा साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। वो जल्द ही आपके सामने स्टेज पर रोना कब्जा होंगे। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। जिस शख्स के लिए आप इतनी देर से बेकरार थे वो शख्स अब आपके सामने है। इस शख्स के लिए एक शेर जो मुझे याद आ रहा है, आतिशे जुल्म से सबसे निकलने वाले बेड़ियां तोड़कर निकल भी सकते हैं। कैद खानों की जंजीरों में जिन्हें पाला हो वो दीवाने हुकूमत को बदल भी सकते हैं। ये नरेश जी मीणा साहब इस पड़ोसी में नहीं, राजस्थान में किसी तारुफ से मोहताज नहीं है। एक स्ट्रगल, एक ऐसा शख्स जो हमेशा जद्दोजहद में रहा इंसानों के हुकूकों के लिए, वो शख्स आज हमारे बीच है। मैं अगले मुकदमे हमारे जिलाध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बारह के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और कुछ मेरी जनता जनार्दन से अपील है कि वो आप नीचे फर्श बिछा हुआ है, थोड़ा पीछा के तक नीचे तशरीफ फरमाए। आप लोगों को सुनने में बड़ा मजा आएगा। आज हमारे बीच हंका मांगरोल विधानसभा के लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार भाई नरेश जी मीणा हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप पीछे से के फर्श पर तशरीफ फरमाओ। मांगरोल हंका विधानसभा की जनता को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से सलाम, नमस्कार। आज आपके सामने एक जुझारू युवा और कर्मठ जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला एक उम्मीदवार भाई नरेश मीणा आपके सामने मौजूद है। आपकी आवाज उठाने के लिए इस पूरी विधानसभा में एक हंगामा बर्पाई करने के लिए और जो दूसरे शैतान किस्म के जो लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए आपकी विधानसभा में आपका भाई बनकर आपका दुख दर्द बांटने के लिए आपकी विधानसभा में आया है। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि भाई नरेश मीणा को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर हम जब विधानसभा में भेजेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि नरेश मीणा क्या चीज है। जो मजलूमों के लिए जेलों में जाता है और उन दुखियारी जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आज पूरी विधानसभा में तकरीबन 2 महीने से नंगे पैर चल रहा है। हमें जो दूसरी दीगर पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हमें उनको वोट देते देते बहुत बरस हो चुके हैं। जिस तरीके से 2003 के अंदर एक कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था और एक कैंडिडेट कांग्रेस से प्रमोद भाया चुनाव लड़ रहा था। सॉरी, शिवनारायण जी नागर चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त में प्रमोद भाया ने कांग्रेस से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उस ईमानदार नेता शिवनारायण जी नागर को हराया। आज वही विकल्प हमारे सामने है। उसने ईमानदार नेता को हराया था, हम भ्रष्ट नेता को हराने के लिए और उसकी भ्रष्ट जनता, भ्रष्ट लोग जो उसके साथ है उनको हराने के लिए हमारे बीच में नरेश भाई मौजूद है। और हम ये चाहते हैं कि नरेश भाई को जिताकर जिस दिन हमने विधानसभा में पहुंचा दिया,
समझ लीजिए यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं उनसे। जो लोग हमारे परेशान हैं, झूठे मुकदमों में घूम रहे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए भी भाई हमेशा तैयार है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यहाँ पर सुख शांति अमन हो। जो लोग जैसे रोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार उसी तरीके से चले। जो लोग जिस तरीके से भाईचारे से रह रहे हैं उसी तरीके से भाईचारे से रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, न कि जो है दूसरे लोग जिस तरीके की लोगों में हीन भावना समाज के अंदर फैलाते हैं, उनसे बचे। उनसे इन्हीं सब चीजों को आप लोगों के सामने रखते हुए मैं ये एक आह्वान करता हूं और आप सब लोगों से हाथ ऊंचा करके आह्वान लेता हूं कि आप सब लोग भाई नरेश को जिताने के लिए अपना मत और समर्थन दोनों देंगे। ये मैं आप लोगों से हाथ ऊंचा करके ये कहना चाहता हूं। क्या आप तमाम लोग नरेश भाई के साथ हैं? आवाज आना चाहिए कि हम नरेश भाई के साथ हैं। जैसे जिलाध्यक्ष अब्दुल साहब जो अभी आपके सामने कांग्रेस और उसके जो सुप्रीम जिसे कहते हैं 12 की सरजमी के ऊपर जो अपने घर से पूरी सियासत चलाता है, हर एक ऑफिस को वो अपने घर की चौखट पर रखता है, वो शख्स का यही मिजाज रहा है अभी तक। जब 2003 के अंदर वो बागी रहा, उसका तब भी यही मिजाज था कि वो पैसे के दम पर लोगों को हर जगह खरीदता है और उनका इस्तेमाल करता है। और किसी एक समाज, किसी एक कम्युनिटी को तो वो उसने आज तक अपने पैरों की नोक के ऊपर रखा है। उसका जीता जागता सबूत हम कई पेश कर चुके हैं आपके सामने, फिर भी वो शख्स अपने आप को सुप्रीमो समझता है और उसकी सुप्रीमो की चार्ज इस वक्त इस बार इस मैदान के अंदर भाई नरेश मीणा करके कमरू भाई ATPI नगर अध्यक्ष हमारे बीच है, उनसे गुजारिश है वो मंच पर तशरीफ लाए। इसी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए STPI के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव नदीम अख्तर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आए, वो आपको संबोधित करें। मंच पर बैठे हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव जनाब रियाज साहब, प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुना साहब, हर दिल हर अजीज दिलों में बसने वाले आंता मांगरोल विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नरेश जी मीणा साहब, हमारे बीच तशरीफ लाए इब्राहिम पठान साहब, करम नाइक साहब, शोएब साहब और जितने भी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं और मेरे सामने जो खड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना आदाब अर्ज करता हूँ। और मैं अपनी बात इससे शुरू करता हूँ कि 1000 वर्ग गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 वर्ग गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आज ये फूल ये जनता विधानसभा मांगरोल के अंदर खिल रहा है। नरेश मीणा नाम से इस फूल को खिलने से कोई रोकने वाला आज यहाँ पर नहीं है। आज जो हमने यहाँ पर नरेश जी के साथ जो हमने इनको समर्थन दिया है, आज बहुत सारे लोग हमारे समर्थन से तिलमिला उठे हैं, बेचैन हो उठे हैं, उनके रात की नींदें उड़ चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि वो रात और दिन इस बात का बलाल कर रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हमें समर्थन क्यों नहीं दिया। आज सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थन की बात नहीं है, यहाँ पर हर उस नागरिक के समर्थन के दुहाई दी जा रही है जिसका
समर्थन यहाँ की दोनों पार्टियां तकरीबन आजादी के बाद से 75 साल से दोनों पार्टियां यहाँ के मतदाताओं का शोषण करती हुई आ रही है। यहाँ पर 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का शासन चला हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी ने तीसरे मोर्चे की कभी कल्पना नहीं की थी। उस कल्पना को हमने यहाँ साकार करने की कोशिश की है और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि इसके अलावा भी यहाँ पर राजस्थान में विकल्प मौजूद है। बस आपको देखने की जरूरत है, आपको अपने नजरिए को साफ करने की जरूरत है और तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में आपके सामने नरेश जी मीणा यहाँ पर बैठे हुए हैं। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। हम यहाँ पर पिछले 12 साल से, जब से हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम यहाँ पर शुरू किए हैं, तब से हम लोग आपकी सेवा में यहाँ लगे हुए हैं, आपकी खिदमत में यहाँ लगे हुए हैं। हमने कभी भी इस विधानसभा के अंदर कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया। हमारा अलायंस सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका इलेक्शन के समय रहा और आज हमें ये कहकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हमने नगर पालिका के वक्त भी कांग्रेस से अलायंस किया था, जब इसके विधानसभा के समय में भी हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, जबकि हमने आज तक विधानसभा चुनाव में कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया। सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया का पहला अलायंस अंतर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नरेश जी मीणा के साथ हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा अलायंस यहाँ पर हुआ है, हमारा ये समर्थन हमने यहाँ पर दिया है, हमारा ये समर्थन बेकार नहीं जाएगा। हमारा ये समर्थन इन दोनों पार्टियों को उनकी औकात दिखा देगा कि यहाँ पर अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था, लेकिन यहाँ पर SC, ST, OBC जब एक साथ आई है तो उन्होंने इन दोनों पार्टियों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया है और अब ये जनता जागृत हो चुकी है, ये जनता जाग चुकी है। अब वो इन दोनों पार्टियों के झांसे में यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। और राजस्थान के अंदर और इस मुल्क के अंदर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर जो ये क्रांति यहाँ से आई है, ये पूरे राजस्थान के अंदर एक क्रांति का काम करेगी। ये क्रांति इस पूरे राजस्थान को यहाँ पर जागृत करने का काम करेगी। ये क्रांति अब यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। 14 तारीख को जो नतीजे यहाँ पर आएंगे, इसकी गूंज मैं कहता हूँ कि दिल्ली तक सुनाई देने वाली है और इस 14 तारीख के नतीजों की गूंज से दिल्ली का सिंहासन भी डगमगाने लगेगा और वहाँ के नेताओं की भी नींद खुलने आएगी कि आखिर जनता हमसे इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब वो हम दोनों के बहकावे में आने वाले नहीं है। इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम हमारे अधिकारों के लिए जो आदमी लड़ने वाले हैं, हमारे लिए जो संघर्ष करने वाले हैं, हमारे लिए हमारे साथ सड़कों पर बैठकर हमारे साथ लाठियां खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, हमारे साथ जेलों में जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, हमारे साथ जो लोग यहाँ तक शहीद होने के लिए तक भी तैयार है, हमें ऐसे लोगों के साथ आने की जरूरत है। हमें किसी धन्ना सेठ की जरूरत नहीं है, हमें किसी पैसे वाले की जरूरत नहीं है, हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जो पैसे को अपना सब कुछ समझता है, जो ये समझता है कि मेरे पास पैसा है, मैं हर चीज को खरीद सकता हूँ। तो उसे ये बता देने की जरूरत है कि जब इंसान का जमीर जाग जाता है, इंसान का वकार जाग जाता है, तो उसके सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं रहती, उसके सामने पैसे का कोई वकार नहीं रहता। और ये पूरे 5 साल हमने यहाँ पर इस कांग्रेस की सरकार को बताया है, हमने उसे हर तरह से समझाया कि आप अपने पैसे को हमारे ऊपर काबू में हमसे काबू करने की कोशिश मत कीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसके सामने इस हराम के पैसे की कोई हैसियत नहीं है, इस हराम की कमाई की कोई हैसियत नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता अपने खून की कमाई और अपने खून पसीने की कमाई से ही अपना जीवन यापन करने की सोच रखता है। और जिस तरह से एक किसान का बेटा हमारे सामने यहाँ पर आया है, हम आप लोगों से अपील करते हैं कि इस किसान के बेटे को हमें विधानसभा तक पहुँचाना है, जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, जो हमारे लिए मुकदमे झेल रहा है, जो हमारे टिकटौती के जो बच्चे जो कुर्बान हो गए, जो स्कूल के अंदर दब कर गए, अपनी जान गंवा बैठे थे। किसी इतने बड़े राजस्थान के अंदर किसी सूबे की, किसी सरकार के भी मंत्री की, विधायक की हिम्मत नहीं हुई कि उनको इंसाफ दिला था, लेकिन नरेश जी मीणा ने उनके लिए इंसाफ की ऐसी जागृति यहाँ पर बनाई है। इनको इंसाफ दिलाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है और जयपुर के जो शहीद स्मारक पर जो उन्होंने वहाँ पर धरना दिया था, वो आज की मिसाल है और उस मिसाल को हमें सीखना चाहिए, हमें अपने जेलों में बिठाना चाहिए और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, अगर उसके अंदर कुछ करने की ताकत है, तो आज दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे डगमगा नहीं सकता। आज मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, बहुत सारी पीड़ाएं यहाँ पर लोगों के मन में है।
मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमने नरेश जी पर जितना विश्वास जताया है, नरेश जी ने हमसे यह आश्वासन दिया है कि इनसे हमारे विश्वास को ये कभी यहाँ पर खराब नहीं होने देंगे। हमारी भावनाओं की हमेशा ये कद्र करते हैं और आगे भी हमारी भावनाओं की कद्र करते रहेंगे। बहुत सारे लोग आपको यहाँ बहकाने आएंगे, आपको बरगलाने आएंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग वादे करने आएंगे, लेकिन इन सारे वादों से, इन सारे बरगलाने से आपको पाक और साफ रहना है। और जो हमने यहाँ पर परिवर्तन का, यहाँ पर जो बदलाव का हमने जो संकल्प किया है, उस बदलाव को यहाँ पर हमें करना है। हमें ये देखना चाहिए कि हम तो हमारा वोट 2023 के अंदर दे चुके थे, हमें तो ये 2028 में मतदान करना था, लेकिन ये हमारा मुकद्दर था कि हमें इस पूरे राजस्थान के अंदर हम ही रत्ना विधानसभा के ऐसे खुशहाल और ऐसे सौभाग्यवादी लोग, सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें इस 5 साल के भीतर दोबारा मतदान करने का मौका मिला है। और ये मतदान हमें हमारे सौभाग्य से कहे, ये नरेश जी के सौभाग्य से कहे कि उनके सौभाग्य से मिला है, लेकिन हमें इस पद का सही इस्तेमाल करना है। हमें एक बार इनको आजमाना है, हमें ये बताना है कि विकल्प यहाँ पर राजस्थान में मौजूद है और उस विकल्प का नाम नरेश मीणा है। मैं यही बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जैसे नदीम अख्तर साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी राजस्थान, जो आपको जो घटनाक्रम अब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर के लोगों के जहन में था, उससे आपको वाकिफ करा रहे थे। एक बात मैं आपके जहनों के अंदर बिठा दूं, हम नरेश मीणा के साथ क्यों हैं? हमारी पार्टी का स्लोगन है भूख से आजादी और खौफ से आजादी। हम तमाम इंसानी हुकूकों के लिए, इंसानों के लिए जद्दोजहद करने वाले हैं। ये शख्स जो आपके सामने बैठा है, इसके अंदर वो तमाम काबिल सलाहियत है, जो इसकी संघर्ष, तो इसका जो स्ट्रगल है इस शख्स का, वो कम नहीं है। वो अब तक आए दिन किसी न किसी बहाने से पुलिस इनको अरेस्ट करने की फिराक में रहती है कि इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करता है। इसलिए हम इस नौजवान शख्स के साथ, जो नरेश मीणा जिसका बैलेट पेपर नंबर 9 भरने का निशान है, आपको ये साबित करना है कि आप एक ऐसे शख्स के को वोट दे रहे हैं जो आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करेगा, जो आपके साथ वोट पे खड़ा होगा। इसी के साथ अब हमारे अगले मुकर्रिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अशफाक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र दुग्गा जी, अंता माहौल विधानसभा के प्रत्याशी अर्दिल अजीज नरेश मीणा जी, और बहुत दूर से चलकर कर्नाटक से आज इस कैंपेन के लिए मांगलोर में आए हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी जनाब रियाज फरंगीपेट साहब, सम्मानित मंच और मांगलोर शहर की आवाम, आज मौका है आप लोगों के बीच में बात करने का। तो मैं ये बता दूं कि एसडीपीआई का और मांगरोल का रिश्ता क्या है। जब ये पार्टी हमने बनाई उस वक्त पूरे राजस्थान में सबसे पहला अगर कोई पार्षद जीत के आया तो मांगरोल से था। तो यहाँ के लोगों के कमिटमेंट को हम जानते हैं कि अगर उन्होंने वादा कर लिया कि नरेश मीणा जी के लिए काम करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो दिल से, तन मन धन से अपना काम करेंगे। साथियों, एक शेर के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। आज इस चुनाव के अंदर मैंने मेरी उम्र के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे, लड़ा भी, लेकिन जो कैंपेन हम इस अंता विधानसभा के अंदर देख रहे हैं तो देख के खुशी होती है। खुशी होती है कि एक नेता नहीं बल्कि एक नायक जो है चुनाव के अंदर आप लोगों के बीच में आपकी उम्मीदों के ऊपर आपसे वोट मांग रहा है। मैं नायक ही कहूंगा, क्योंकि जब नरेश मीणा जी के बारे में देखा सुना तो उनके अंदर जो संघर्ष की भावना है, सिर्फ उसी बात को लेकर, उससे पहले जितने वक्ता उन्होंने भी यही कहा और मैं भी यही बात कह रहा हूं
कि हमको ऐसे एक नरेश मीणा नहीं, ऐसे 200 नरेश मीणा की जरूरत है। तो साथियों, क्योंकि अभी वक्त आपके सामने और भी लोगों को बोलना है, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस देश को एक ऐसी राजनीतिक वातावरण की जरूरत है जहां पर जो फासिस्ट ताकतें हैं, जो देश में कम्युनल एजेंडे के ऊपर राज करना चाहती हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहती है, उनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमको ऐसे जाबाज, ऐसे नायकों को जो है मिलकर हाथ पकड़कर आगे लाना पड़ेगा। एसडीपीआई का मकसद भी यही है कि हम इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हम मोहब्बत का एक पैगाम दें। हम हमारे तमाम जितने भी हमारे सर्व समाज के लोग हैं, हम उन सबको लेकर साथ कर एक नई दिशा में, नए राजनीतिक वातावरण में हम लोग राजस्थान के अंदर आगे बढ़े। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये मौका नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने इस मौके को छोड़ दिया, मैं बता रहा हूं आपको कि आपको अफसोस हुआ कि आपके अंदर एक ऐसा आदमी चुनाव लड़ने आपसे वोट मांगने आया था जो आपकी भावनाओं को समझता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ एक आदमी, जो जेल जाने में पीछे नहीं रहता, जो आपकी आवाज उठाने में पीछे नहीं रहता। हमने 2 चुनाव नरेश की नहीं दे, लेकिन तीसरा चुनाव हम देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम यहाँ 1 नंबर पर आएंगे और इस चुनाव के अंदर हम ये साबित कर देंगे कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ताकत कुछ नहीं है। जो जनता का जो प्यार है, वो प्यार अगर तुम लोगों ने नरेश मीणा को दे दिया, मैं समझता हूं कि आपका ये मिशन, एक अभियान जो है वो सक्सेस हो जाएगा। मैं बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। आप नरेश मीणा जी को भारी मतों से जिताएं। मैं अपने कैडर्स को भी यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग अपना खुद का चुनाव लड़ते आए हैं, नरेश मीणा जी का चुनाव उसी मन से, उसी भावना से लड़ें और इनको विधानसभा पहुंचाएं। यही मैं इनकी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। सलीम भाई शाह उसी वाली से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक साहब, मैं अब हमारे अगले मुकर्रिर इब्राहिम पठान साहब जो हमारे बीच स्टेज पर तशरीफ फरमाए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हेलो, जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। तो कांग्रेस को वोट देने वाली जमात और कांग्रेस को जिताने वाली जमात से मुखातिब हूं कि खूब नाच नाच के, चिल्ला चिल्ला के, नारे लगा लगा कर कांग्रेस को जिताने वाले लोग मेरे सामने खड़े हैं और कांग्रेस जीत जाए तो ढोल बाजे के साथ नाचने वाले लोग मेरे सामने खड़े हैं। सबसे ज्यादा खुशियां मनाने वाले लोग मेरे सामने हैं। लेकिन आपको पता है, तेज पत्ता नाम सुना है? तेज पत्ता बिरयानी अच्छी लगती है सबको, पुलाव में डलता है ना? स्वाद बनाता है पुलाव का, बिरयानी का स्वाद कौन बनाता है? तेज पत्ता। और अगर प्लेट में आ जाए तो सबसे पहले बाहर किसको निकाल के फेंकते हैं? तेज पत्ता। खूब नाचते हैं, खूब दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हैं। और जब कांग्रेस जीत जाती है तो खूब नाचते हैं, और जब मंत्रिमंडल बनाने का टाइम आता है तब तेज पत्ते की तरह निकालकर है कि नहीं? ये हकीकत है। हमारी स्थिति कमोबेश तेज पत्ते के जैसी है। स्वाद बनाने के लिए चाहिए। वोटर्स, एज ए वोटर्स मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मुसलमान कुछ मांगने के लिए आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। मंत्रिमंडल बनेगा तो कब्रिस्तान का एक कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे मुसलमान, राज्य मंत्री।
एक मंत्री बना दिया, और वो भी ढूंढ के वो जो सबसे कम बोलता है। अगर 8-9 जीत के आ गए तो उसको बनाएंगे जो सबसे कम बोलता है, जो सबसे कम सवाल करता है। तो मुद्दे की बात यह है कि फिर हम कांग्रेस को वोट दे क्यों रहे? क्या जरूरत है सिर्फ एक बीजेपी को हराने के लिए? आपने कभी कुछ मांगा नहीं। 70 साल से आपने सिर्फ उनको दिया, एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। अगर इन रिटर्न पूछा जाए आपसे, मांगरोल के लोगों से मैं अगर पूछूं कि आपके शहर में कोई 2-4 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की नजदीकियों की वजह से ऊपर चले गए, या आपके मांगरोल में 1-2 जगह कुछ ऐसी हैं कि किसी ने दी हो आपको सरकार ने कि चलो यहाँ स्कूल बना लो तुम्हारा, या तुम्हारे पास कोई सामुदायिक केंद्र है ऐसा? जगह जगह मिल जाएंगे, अंबेडकर जी के नाम से मिल जाएंगे, तेजा जी के नाम से मिल जाएंगे, मौलाना आजाद के नाम से है कहीं? 70 साल आपने कांग्रेस को संभाल के सहेज के रखा है अपने दिलों में, और आपको बदले में क्या मिला? आपको हमेशा तेज पत्ते की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया, और ये मौके हमें हर बार मिले, 5 साल से मिले, हमारी किस्मत की हमें अब की बार हमें 2 साल से मिल गए। तो हमें सोचना तो पड़ेगा, हमें विचार तो करना पड़ेगा, और खास तौर से युवाओं से मुखातिब हूं मैं, खास तौर से युवाओं से। ये जो बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं ना, ये बंधे हुए, इनके अंदर डर है, ये डरे हुए हैं। असल में तो डरना ही नहीं चाहिए। डरे क्यों? हमारे पास है क्या? कोई हमसे छीन लेगा, वो हमारे पास है कुछ? हमारे में से 90-95% लोग जो है ना 500 रुपए दिन की दिहाड़ी कमा के लाते हैं। आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा? एक बार हिम्मत तो करके देखो। जब हिम्मत करते हैं ना तो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जब हिम्मत करते हैं, हमारे जुझनू में भी हमें मौका मिला, हम लोग भी कांग्रेस को वोट करते थे, खूब वोट दिए कांग्रेस को। लेकिन हमें पिछले चुनाव में जब नरेश जी भी खड़े थे, उस वक्त हमें राजेंद्र सिंह घोड़ा जो है एक ऑप्शन मिला जुझनू के अंदर, और हम राजेंद्र सिंह घोड़ा के पीछे खड़े हुए। एक तीसरा ऑप्शन हमें मिला, मजबूत ऑप्शन जो हमारे लिए तैयार था हर जगह। इनका कहना है कि मैं आगे खड़ा हूं, तुम मेरे पीछे खड़े, कुछ भी होगा पहले मैं झेलूंगा, बाद में तुम्हारा नाम। तो हमें राजेंद्र सिंह घोड़ा मिला, और जब राजेंद्र सिंह घोड़ा मिला, अभी आपके झालावाड़ में कुछ बच्चों के ऊपर छत गिर गई थी, नरेश जी भी उसमें अंदर भी जाके आए। जब नेता नहीं होता है ना तो मारा मारा फिरना पड़ता है, और इंसान भी मर जाए तो कोई नहीं पूछने वाला। और जब नेता होता है ना तो झुंझुनू में करंट से गधा मरता है, और राजेंद्र सिंह घोड़ा उसको 60,000 रुपए का मुआवजा दिलाता है हाथ किया। आप तस्वीर कर सकते हैं कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग खो जाते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन उनको कोई संभालने वाला, बचाने वाला नहीं होता। लेकिन अगर राजेंद्र सिंह घोड़ा जैसा लीडर हो हमारे साथ, नरेश मीणा जैसा लीडर हो हमारे साथ, तो ये हमारे लिए खड़े भी होंगे और हमारी बात को भी रखेंगे। तो हमें इस तरीके के लोगों को आगे लाना पड़ेगा। झुंझुनू में 60,000 हैं, हमसे मतलब ज्यादातर मुस्लिम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो मैं ज्यादातर मुस्लिम समाज से आता हूं, तो मुसलमानों से ही मुखातिब हूं। हमारे 60,000 वोट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमें कोई टिकट नहीं मिलती, हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं। झुंझुनू में शहर के अंदर 50% के करीब मुस्लिम वोटर्स है, तो हमारा चेयरमैन बन जाता है। अब चेयरमैन कैसा बनता है बताता हूं मैं आपको, कि वो उस नगर परिषद का चेयरमैन है, तैयब अली नाम उनका, उसी नगर परिषद का चेयरमैन है, और उसी नगर परिषद की कमिश्नर उसके घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज देती है। आप सोच सकते हैं, कांग्रेस का एमपी है, एमएलए का चहेता है, झुंझुनू शहर का चेयरमैन है, और उसके मकान को तोड़ने के लिए बुलडोजर आ जाता है कोई बचाने वाला? पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलते हैं, बचाने वाला कोई? राजेंद्र सिंह घोड़ा। राजेंद्र सिंह घोड़ा जो है उस जेसीबी और उस बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, और वो मकान आज भी जो है ना अपनी जगह पे खड़ा है। जब लीडर होता है ना तो सब कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है?
प्रॉब्लम यह है कि हमने आज तक लीडर तो चुना ही नहीं, हमने तो डीलर्स चुने जो आपके वोटों की डील करते हैं, आपके वोटों को बेच के आ जाते हैं। आपने कभी लीडर को चुना ही नहीं। आज मौका मिला एक लीडर को चुनने का, और इतिहास सामने इस आदमी का, आपके सामने कोई नया नहीं है। इसका इतिहास आपके सामने एक नया चेहरा, एक आपकी आवाज बनके खड़ा होने वाला, विधानसभा में आपकी आवाज उठाने वाला, और मौका मिलेगा तो संसद में भी उठेगी अगर आपने सही तरीके से सही लीडर्स को चुनना शुरू कर दिया। पिछले दिनों बवाल मचा, आज से 4-5 साल पहले 3 तलाक का मामला आया, आप लोगों ने भी कुछ किया होगा ना। उसके बाद सीए एनआरसी आया, याद है क्या? कागज दिखाने पड़ेंगे, आया था सीए एनआरसी। अभी ये बात चली कि साहब अजमेर का जो दरगाह है, उस दरगाह के अंदर हम खुदाई करवाएंगे। आई थी बात। तुम्हारे 9 एमएलए थे मुसलमानों के, कितने थे? 9। एक भी बोला? याद है किसी को? कुछ कांग्रेस के लोग भी बैठे होंगे यहाँ पे जो जाके बताएंगे कि क्या क्या बातें हुई। मैं उनसे भी मुखातिब हूं कि किसी मुस्लिम एमएलए ने कहा कुछ। ये राजेंद्र सिंह बूढ़ा बैठा है जिसको हमने बहुत थोड़े से 28-30,000 वोट दिए थे। ये आदमी अजमेर में जाके खड़ा हो, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो आप। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ने कभी चादर नहीं भेजी अपनी तरफ से अजमेर शरीफ में। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से चादर आई। एक तरफ तो कह रहे खुदाई करेंगे, और अगर ऐसा लीडर हो तो वो वहां पर उनको चादर भी भेजनी पड़ेगी। ऐसे नेताओं को चुनने की जरूरत है। मैं यहाँ पर बूढ़ा जी का बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे यूं लगता है कि ये दोनों शख्सियत जो है ना, हाइट में ही फर्क है, दोनों की हाइट में ही फर्क है, बाकी चीज दोनों एक ही है, अंदर से समान एक ही है। तो ऐसे लीडर्स को जब आप चुनेंगे ना, आपकी बात रखने वाले, जो आदमी विपक्षी पार्टी का, कांग्रेस का चेयरमैन, और उसके मकान को बचाने के लिए आदमी अगर पहुंच जाए, अगर वो टूटता ना तो हमें ज्यादा लाभ होता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि नाम पे, आपके नाम के हिसाब से, आपकी दाढ़ी के हिसाब से, आपकी टोपी के हिसाब से अगर कोई गोयम दर्जे का व्यवहार करेगा आपके साथ, वो नहीं होने दूंगा। ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है झुंझुनू के मुसलमानों के साथ राजेंद्र सिंह बूढ़ा का, कि तुम्हारे साथ इस आधार पर कोई भेदभाव करेगा तो नहीं होने दूंगा। झुंझुनू के अंदर बीचों बीच एक पहाड़ है, एकदम बीच में, और उस पहाड़ के साइड में 5-7 जो मोहल्ले हैं वो मुसलमानों के, और वहां पर ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग होती है तो सारे घर यूं थर-थर कांपने लग जाते हैं। उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, जो मिट्टी उड़ रही है, उससे आसपास के घर पूरे, एक बीमारी होती है फेफड़ों की, जो चटमंगनी पटिया वाला मामला है, कुछ ही दिनों में आदमी से लग जाता है, वो बीमारी होती है उस पाउडर से। ये वादा किया था इन्होंने कि अभी हम थोड़े से बिजी हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मैं जीतूं या हारूं, इस प्लास्टिक को मैं बंद करवाऊंगा। और वो कमिटमेंट इस आदमी ने पूरा किया। वो मुकदमे भी लगे, झड़पें भी हुई, लेकिन इस आदमी ने अपने वादे को पूरा किया। और ये की ये क्षमताएं मैं नरेश मीणा जी में पाता हूँ जब मैं इनको देखता हूँ सोशल मीडिया पे। अभी आए भी थे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा टूर्नामेंट था झुंझुनू में, उस टूर्नामेंट में आप उसका शुभारंभ करके आए थे, पहली मुलाकात वहां हुई। मुझे लगता है कि राजेंद्र सिंह बूढ़ा की जो शपथ है, राजेंद्र सिंह बूढ़ा की जो प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी नरेश मीणा जी में मौजूद है। और मैं आज इतनी दूर से मैं झुंझुनू से चल गया आप लोगों के बीच में, सिर्फ आप लोगों को ये कहने, आप लोगों को ये बताने, ये मौका मिला है आप लोगों को। इस मौके को चूक मत जाना, नहीं तो हमेशा पछताओगे। झुंझुनू में हमेशा कांग्रेस जीतती थी, हम वोट डालते थे, मुसलमानों के वोटों की गिनती, हमारे एमएलए साहब कहते थे कि 40,000 वोट तो मैं मेरे तकिए के नीचे रख के सोता हूं। कितने वोट? 40,000। वो किसके वोट थे? मुसलमानों। बोले मेरे तकिए के नीचे रहते 40,000 वोट, 40,000 वोट। आज
मुसलमानों से एमपी के चुनाव में वोट मांगने नहीं आते वो। उनको पता है बीजेपी में डालेंगे नहीं, जाएंगे कहाँ? एक बार भी नहीं आए। अब की बार तकिए के नीचे से वो 40,000 वोट निकाल के लिए आए। और हर बार कांग्रेस जीतती थी, मुसलमान हारता था। पहली बार ऐसा हुआ कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा को हमने वोट दिए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा भले ही हार गया हो, लेकिन मुसलमान जीत गए। तो अब की बार आपके पास भी मौका जीतने का, इस मौके को उड़ाने की जरूरत है। और क्योंकि टाइम की बात सामने आ गई तो मैं अपनी बात को बस जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। अपने पास मतलब सबसे बड़ी मुसलमान की प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि कहीं दिल्ली में, जयपुर में बीजेपी की सरकार नहीं आ जाए। ये एक डर डाल दिया गया हमारे नेताओं के द्वारा, बीजेपी की सरकार नहीं आ जाए। तो हम लोग कांग्रेस की सरकार लाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। अब जो सरकार है वो आपकी इस एक सीट से तो ना तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट हटने वाली है, ना कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है, नहीं है ना। इस सीट से कोई फर्क पड़ेगा? इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बीजेपी जीते हो चाहे कांग्रेस। सरकार वही रह रही है, मंत्रिमंडल वही रह रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक मौका है आपके पास। अगर आपको लगे कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा सही नहीं हुआ तो 2 साल बाद हटा देना, क्या फर्क पड़ता है? तो पूरे सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारे नबी का एक कौल है, वो जरूर शेयर करना चाहूंगा। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ खड़े और दिलों में कहीं ना कहीं एहसास भी है कि हमें करना चाहिए। युवाओं से खास तौर से, ये छोटे बच्चे जब बड़े होकर पूछेंगे आपसे कि जब हमारी ऐसी तैसी करी जा रही थी, जब तुम क्या कर रहे थे, जब बता तो सको कि हमने कोशिश की थी, नरेश मीणा को जिता के भेजा था। तो ये एक मौका है आप लोगों को। आज जो है खड़े, अपने दिल में इस बात का अपने आप से हद करें, वादा करें। और इनकलाब जिंदाबाद का जब जिंदाबाद बोले ना, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हमारे नबी का कौल है कि मेरा जो अनुयायी है, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, वो उनमें लाख कमियां हो सकती हैं, उनमें लाख कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा फॉलोवर एक तो झूठा नहीं होगा और एक धोखेबाज नहीं होगा। यहां अगर वादा करके जाओ तो पक्का वादा करके जाना, सच्चा वादा करके जाना और धोखा मत करना। धोखा होने के चांस है। धोखा होने के चांस क्यों है? क्योंकि अभी कांग्रेस जो है ना अपना वो पिंजरा खोलेगी। एक पिंजरा है उनके पास, उसमें तीतर है, पालतू तीतर छोड़े होंगे, पालतू तीतर। वो पालतू तीतर छोड़ेंगे, अभी छोड़ भी दिए होंगे, आगे भी गए कुछ लोग और आएंगे। वो आपको डराएंगे भी, आपको बहकाएंगे भी, आपके सामने नई नई बातें भी करेंगे कि अब नहीं होगा ऐसा, हमारी इज्जत के लिए, हमारे लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो उन पालतू तीतरों की बात में बिल्कुल भी नहीं आना है। 70 साल उनके कहने से हमने वोट दे दिए, अब की बार हम वोट हमारे मन से देंगे, ठीक है? तो पक्का वादा है क्या वादा? अरे हाथ ऊपर कर दो यार मुसलमानों, है इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इब्राहिम पठान साहब, जो अभी हमें आईना दिखा रहे थे। अब मैं हमारे अगले मुकर्रिर जो कर्नाटक से तशरीफ लाए हैं, SDPI के नेशनल सेक्रेटरी रियाज परंगीपेटे साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा पीयूष जी रेगर साहब भीमा आर्मी से हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। नरेश मीणा जी का ये चुनाव जनसभा में मंच में बैठे हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन साहब, राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री राजेंद्र गुट्टा साहब, अंता विधानसभा की प्रत्याशी जनाब नरेश मीणा साहब और मंच में बैठे हुए तमाम लीडरों और सामने खड़े हुए मांगरोल की जनता। मेरा भाषा आपको थोड़ा तकलीफ होगा, फिर भी बहुत दूर से कर्नाटक का मंगलूर से आया हूँ, कोस्टल एरिया से आया हूँ। हमारा भाई को समर्थन देने के लिए आया हूँ। नरेश मीणा
नरेश मीना जी को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन क्यों है बोलकर सबका एक सवाल है। क्यों बोले तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा काम हिंदुस्तान का जनता देख चुके हैं। मुसलमान के लिए और दलित के लिए, पीछे तबके के लिए बहुत सारे मेहनत पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किया है। हम सिर्फ 5 साल को एक बार आने वाला पार्टी नहीं है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। लोगों के साथ लगातार उनका हर एक इश्यू पर जमीन में रहकर एहतजाज करते हुए, पुलिस लोगों का लाठी खाते हुए, हमारा लीडर जेल जाते हुए, अभी भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब जेल में है, दिल्ली तिहाड़ जेल में है। क्या गलत किया है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष? कुछ भी नहीं। वक्फ एक्ट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैडर्स रास्ते में आकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को विरोध करना बोलकर एक ऐलान दिया है, इसीलिए उनको बंदी खाने में रखे हुए हैं। फिर भी हम हमारा एहतजाज को पीछे नहीं हटे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक आने के वक्त पर उसको विरोध करके बात किए। काला कानून के अंदर मुसलमान नौजवान को जेल में डालने के वक्त पर भी इधर का कौन सा भी पार्टी बात नहीं किया। सेक्युलर बोलने सभी पार्टियां मुंह बंद करके रखे, वो टाइम में बात किया है सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, सीएए एनआरसी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े एहतजाज करते हुए सीएए को हम अभी तक रोक के रखा है। उसका क्रेडिट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का है। ऐसा इश्यू के ऊपर काम करने का एसडीपी अभी क्यों नरेश मीना जी को समर्थन दे रहा है बोलकर आपको एक सवाल आपका सामने आके खड़ेगा। जो काम हम कर रहा है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, जो सोच में, जो विचारधारा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ रहा है, वो हर एक विचारधारा हमारा भाई नरेश मीना जी के साथ भी है। इसीलिए एसडीपी का समर्थन नरेश मीना जी को। इधर का लोग, विरोध पक्ष का लोग बहुत अफवाह फैलाएगा, मीना जी के बारे में बहुत गलत मैसेज सोशल मीडिया में वायरल करेगा। इन्हों वोट काटने के लिए आया है, इन्हों बीजेपी के जिताने के लिए आया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को पैसा देकर इन्हों समर्थन ले लिया है। मैं एक करबला मैदान में रहकर वादा करके बताऊंगा, नरेश मीना जी से हम 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। ये जनसभा भी बांग्रोल का हमारा कार्यकर्ता उनका जेब का पैसा डालकर ये जनसभा कर रहा है। हम किसी कंडीशन के साथ नरेश मीना जी को समर्थन नहीं दे रहा है, बेशर्त उनको समर्थन दे रहा है। हाँ, हमारा ये समर्थन नरेश मीना जी को आने वाले दिनों में थोड़ा भारी पड़ेगा। क्यों बोले तो हमारा पास थोड़ा कुछ शर्त है। वो शर्त क्या बोले तो इस पांचोल का अंता विधानसभा का जनता को मुस्लिम रहे, वो दलित रहे, नहीं तो बैकवर्ड कम्युनिटी के रहे, नहीं किसी एक इंसान को तकलीफ हो गया तो आप सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। यह है हमारा शर्त। इसके सिवा और कुछ भी शर्त हम आपके सामने नहीं रखेगा। क्यों बोले तो इधर का राजनीति हम बहुत देख चुके हैं। अभी हमारा भाई बोले जैसा तेज पत्ता का जैसा हमारा कम्युनिटी को इधर यूज कर रहा है, अब नहीं चलेगा। अब हमारा वोट का ताकत हम दिखाएगा।
क्यों इधर का कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है? इससे पहले बीजेपी का कैंडिडेट को कौन सपोर्ट किया है? उनका चुनाव खर्च के लिए पैसा कौन दिया है? उनको डोनेशन कौन दे रहा था? वो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट है। ये है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। ऐसा सेक्युलरिज्म हमको नहीं चाहिए। दूसरा बीजेपी को छोड़ो, नफरत का राजनीति फैला रहा है। हिंदू मुस्लिम इसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है और बुलडोजर पॉलिटिक्स चलाकर घर दबाने का यही काम करता रहा है। हिंदुस्तान को एक कर हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, हिंदुस्तान का जो धर्म निरपेक्षता है, उसको मिट्टी में डालकर ये लोग आगे बढ़ रहा है। डिक्टेटरशिप का एक सियासत बीजेपी कर रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस सिक्के का दो पहलू जैसा है। इसको हम समझना है। इसको समझकर एक बदलाव लाना है। हम वो बदलाव नरेश मीणा जी का रूप में ये अंतर विधानसभा में हम जिता के उनको विधानसभा में भेजना है। क्यों बोले तो राजस्थान का अभी का विधानसभा कौन हुकूमत कर रहा है? बीजेपी हुकूमत कर रहा है। बीजेपी का खिलाफ आवाज उठाने का एक मर्द राजस्थान सरकार के अंदर नहीं है। विरोध पक्ष में ऐसा एक मर्द नहीं है। इसीलिए राजस्थान विधानसभा को एक मर्द का जरूरत है। इसीलिए नरेश मीणा जी को जिताना है। उनका भाषण, उनका ताकत, उनका हिम्मत आप सब लोग सोशल मीडिया में और उनका एहतिजाज में आप देख चुके हैं। एक आदमी को भी छोड़ा है ना। इंसाफ किधर है? उधर जाके खड़े होके बात करने का एक हिम्मतवार प्रत्याशी है हमारा प्रत्याशी नरेश मीणा जी। ऐसा आदमी को जिताकर हम विधानसभा में भेजना। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। ये अंतर विधानसभा में नरेश मीणा जी जीते तो वो नरेश मीणा जी को जीत नहीं है, हम सबका जीत है बोलकर मैं वादा करता हूँ। आप किसी को भी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा। आपका बेटा बनकर आपका ये विधानसभा को, हर विधानसभा का हर कोने को उन्हें पहुंचेगा। आपका प्रॉब्लम्स पूछने के लिए आपका घर तक आ जाएगा। ये भरोसा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को है। इसीलिए हमारा समर्थन नरेश मीणा जी को है। उनका चुनाव चिन्ह है, उनका निशान है गन्ने का निशान। सीरियल नंबर 9 में रहने वाला गन्ने को निशान को आप 11 तारीख को वोट डालना है। इधर कांग्रेस का फॉलोवर्स है, बीजेपी का फॉलोवर्स है। सब लोग ये करबला मैदान में आ चुका है बोले तो आप सब एक बदलाव का राजनीति को आप चाह रहा है। दूसरा पार्टी के जनसभा में आने वालों को 1000-2000 देना पड़ेगा। इधर आए हुए लोगों को, कितना लोगों को 1000-2000 मिला है? जरा हाथ उठाओ। कितने लोगों को मिला है 1000-2000? 1 रुपया भी नहीं दिया है। आप खुशी से आया है नरेश मीणा जी को जिताने के लिए। आप एक नियत करके आया है, वो नियत का नतीजा है। ये करबला मैदान अभी बढ़ चुके हैं। ये मांगरोल का करबला मैदान बढ़ चुका है बोले तो वो नीतीश मीणा जी का जीत पक्की हो चुका है बोलकर मैं बोलता हूँ। ये मैदान बढ़ चुका है। नीतीश राणा जी जीत चुका है। इंशाअल्लाह 14 नरेश मीणा जी जीत चुका है। इंशाअल्लाह 14 तारीख को हम सब लोग ये जीत को एक जश्न मनाएंगे। आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए नरेश मीणा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय इंडिया, जय एसडीपी। जैसे एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी रियाज फिरंगी बैठ साहब। अब इसके बाद हमारे बीच
राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुणा साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले कर्नाटक की धरती से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके और हमारे रियाज साहब, इनके साथ साथ हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष इशफाक हुसैन जी, झुंझुनू से इस्लामिक स्कॉलर और शाहीन बाग की लड़ाई को बड़ी ताकत से लड़ने वाले इब्राहिम जी पठान, हमारे टोंक से भाई शोएब जी पठान और आपके लाडले हर नौजवानों के दिलों की धड़कन भाई नरेश जी मीणा, मांगरोल की धरती पर, मांगरोल की पावन धरा पर मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोतियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आज आपने सब लोगों को सुना। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ आना, जरूरी काम छोड़ के, सबको घर में कोई ना कोई काम था, आप अपने काम को छोड़ के आए और इतना बड़ा शानदार और जानदार स्वागत किया। इसके लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने सारे लोगों को सुन लिया, अब आपको नरेश जी मीणा को सुनना है। ज्यादा बात समय नहीं लेके 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी बात खत्म कर दूंगा। मैं 2-3 बात बताना चाह रहा हूं। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 78 साल तक आपने ताकत दी है। ये पूरा वोट नहीं, 2.5 साल का वोट है, आधा वोट। आपने बड़े बड़े नेता बनाए। हाटोती के अंदर राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा जी रही, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी यहीं से है, बड़े से बड़े नेता है। लेकिन क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव, अन्याय और गुंडा राज चला। मुसलमान का वोट बीजेपी को तो चाहिए ही नहीं, और कांग्रेस सोचते जाएगा कहां, मजबूर है, अपने आप आ जाएगा। हद हो गई, वोट मांगते ही नहीं। लोकसभा में आपके पास कोई वोट मांगने के लिए नहीं आता। मुझे पता चला कि प्रमोद जैन भैया विधानसभा का वोट मांगने भी नहीं आता, कि दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं, ये इब्राहिम जी पठान, ये मेरी सेना के सेनापति, मैंने इनसे वादा किया था झुंझुनू की धरती पर खड़ा होकर कि दाढ़ी के आधार पर, टोपी के आधार पर, बुरके के आधार पर, नाम के आधार पर हम किसी के साथ दोगला बर्ताव नहीं होने देंगे। मामरोल की धरती पर खड़ा होकर कह रहा हूं, नरेश भाई, पूरा मुसलमान को के साथ निर्दलीय कैंडिडेट राजेंद्र गुड्डा को 30,000 वोट ठोक दिए, और आज राजेंद्र गुड्डा ने उस वादे को हारने के बाद पूरा किया। मैं दोगला बर्ताव नहीं होने देता। और जो झुंझुनू के मुसलमान ने मुझे ताकत दी, उस ताकत से आपके बीच में खड़ा हूं। मैं मांगरोल के अखिलियत के भाइयों से कहना चाहता हूं, ये ताकत आप नरेश मीणा को दो। राजस्थान की 200 विधानसभा में किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो नरेश मीणा पूरी ताकत से, आपकी दी हुई ताकत में अपनी ताकत मिला के उसको इंसाफ दिलाने का काम करेगा। राजस्थान में किसी भी जगह आप सोच सकते हो, ये आदमी ये पूर्णियारा से चुनाव जीत गया था, इसको जीता हुआ चुनाव हराया भाजपा ने, और उसके बाद में 9 महीने तक इसको जेल में यातनाएं दी, इसको इस लेवल पर पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, इसके दोस्त, इसके साथियों के हाथ पांव तोड़ दिए गए। नरेश मीणा को पीट पीट के इसके पूरे शरीर का रंग काला कर दिया। ये नरेश मीणा उसके बाद भी नहीं टूटा, इसकी हिम्मत नहीं टूटी।
बाद नरेश मीणा वहां से चला जयपुर से और कामखेड़ा बालाजी पहुंचा, मैं साथ था। मैंने मेरी जिंदगी के 20 साल और 25 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा स्वागत मैंने किसी का नहीं देखा। 36 कौम के सभी लोग और सभी धर्मों के लोगों ने नरेश मीणा का स्वागत किया। ये पैदल चल रहा था, 7 मासूम बच्चों की मौत हुई, सरकार की नाकामी थी, कलेक्टर को जेल जाना चाहिए था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन नरेश मीणा को जेल हुई। 40 दिन तक फिर जेल में, और उसके बाद में नरेश मीणा ने 15 दिन तक भूख हड़ताल उस आदिवासी और गरीब समाज के लोगों के लिए। मैं मांगलोर की धरती पर खड़ा होकर मेरे अखिलियत के भाइयों और मेरे कर्नाटक से जो आए उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये नरेश मीणा जिस दिन आप किसी के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ धर्म के आधार पर, दाढ़ी के आधार पर, बुर्के के आधार पर, टोपी के आधार पर, उसके नाम के आधार पर कोई नाइंसाफी होगी, ये आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा, आपकी पूरी ताकत के साथ। आपसे वादा करता हूं। क्या बात करते हो? ये हाडोती की धरती बड़ी कमाल की धरती है। हाडोती बड़ी कमाल की धरती है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बताना चाह रहा हूं, राजस्थान में सबसे ईमानदार आदमी भरत सिंह इस हाडोती ने दिया। राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा ईमानदार आदमी आपने पैदा किया, और राजस्थान की विधानसभा का, राजस्थान की राजनीति का सबसे भ्रष्ट और चोर आपने दिया, प्रमोद जैन भाया। और कमाल के लोग, राजस्थान में सबसे बड़ा लड़ाका, क्रांतिकारी, जेल जाने वाला, मार खाने वाला, जुल्म और सितम बर्दाश्त करने वाला, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने वाला क्रांतिकारी नरेश मीणा भी इस हाडोती ने पैदा किया। कमाल के लोग आप, ये मौका ऊपर वाले ने दिया तुम्हें इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए। भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे काम करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, गरीबी से लड़ने की बात करो। मंदिर मस्जिद की काय की बात करते हो, गरीबों के भले की बात करो। प्रमोद जैन भाया, अरे वो भरत सिंह भाया, रे भाया, खून खाया, एक तो पूरा गांव खाया, भाटा खाया, बजरी खाया, सब कुछ। किसको पैदा किया था? मैं पूछना चाह रहा हूं, हमारे कर्नाटक से आने वाले साथी कह रहे थे नरेश मीणा ने पैसे दिए नहीं, नरेश मीणा के पास पैसे है ही नहीं। अरे नरेश मीणा तो जनता पैसे दे रही है तो जान दे देगा। नरेश मीणा तो बेचारा संघर्ष करने वाला किसान का बेटा, साधारण परिवार का बेटा, ये बात तो किसी को सोच नहीं सकता। नरेश मीणा के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ पूरी बड़ी से बड़ी पार्टी खड़ी है, और एक तरफ नौजवान खड़ा है आप लोगों की ताकत से। मैं आपसे वादा करना चाह रहा हूं, इस चुनाव के ऊपर पूरे राजस्थान की नजर है। 200 विधानसभा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मांगरोल के मुसलमान की तरफ देख रहे हैं, मांगरोल के दलित की तरफ देख रहे हैं, मांगरोल के किसान की तरफ देख रहे हैं। सारे लोग ये क्या होगा आस्था में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस फैसले से बदलाव होगा, ये गुंडा राज खत्म होगा। आप सोच सकते हो, मुसलमानों के साथ जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है, जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, और पावरफुल और मजबूत आदमी को वो जलील नहीं कर सकता। और पावर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है। जब तक तुम सियासत से दूर रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सियासत से वो समझना पड़ेगा, सियासत में शामिल होना पड़ेगा। और मैं डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूं, यहाँ के उनको सलूट करता हूं
उन्होंने नई शुरुआत करती है। और आपको बताना चाह रहा हूं, राजेंद्र गुड्डा ने वादा किया था, नरेश मीणा आप भी वादा करना, यहां खड़ा होके वादा करना जनता से, किसी गरीब व मजलूम के साथ। संविधान कहता है, मैं जो भी एमएलए बनता है, जो भी एमपी बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, मैं ईश्वर के साथ शपथ लेता हूं, मैं संविधान के हिसाब से किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, जाति और धर्म के आधार पर मैं कुछ किसी के साथ फर्क नहीं करूंगा। और उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये लोग? आपने देखा होगा पूरी हाडोपे में एक मुसलमान को कांग्रेस का टिकट दिया जाता है एमएलए का, वो भी लाडपुरा से तो जीत ही नहीं सकते। और कोटा उत्तर का 80,000 मुसलमान है, वहां तो डलेगा शांति धारीवाल। 80,000 मुसलमान हो तो शांति धारीवाल, और 30,000 वोट वहां पर कौन लगता? गुड्डू बेचारे को हारने में बैठा रखा, 4 बार हार गया। लेकिन गुड्डू को इसलिए चुनाव लड़ा जाता कि शांति धारीवाल जीत जाए। क्या कर रहे, क्या बात कर रहे, किस तरह की राजनीति करते हो? ये आरएसएस किसने पैदा किया, किसने खाद दी, किसने पानी दिया? 60 साल तक इस आरएसएस को किसने बनवाया? इस देश के अंदर 17 साल तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, 3 बार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे। 60 साल, आजादी के 78 साल में 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। तो इस मुसलमान की हालत किसने की? आरएसएस को किसने पाला? ये आरएसएस की बीमारी किसने पैदा की? लोग बात करते हैं कांग्रेस की, अरे मंदिर मस्जिद के अंदर मूर्ति किसने रखवाई? मस्जिद के ताले किसने खुलवाए? मस्जिद के अंदर शिलान्यास किसने करवाया? मस्जिद को शहीद किसने करवाया? छाती पर हाथ रखने वाले सारे काम कांग्रेस ने किए। 70 कमेटी की रिपोर्ट 2026 में आ गई, 2006 में आ गई थी, और चीख चीख के 70 कमेटी कहते हैं कि मुसलमान की स्थिति हिंदुस्तान में दलित और शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब है। जब शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब है, तो हमारा संविधान बोलता है सरकार जो सबसे कमजोर है उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी, उसकी खुशहाली के लिए काम करेगी। 2006 में रिपोर्ट आ गई थी, मेरे नौजवान साथियों सुनना मेरी बात। 2006 में 70 कमेटी की रिपोर्ट आ गई। 8 साल तक 2014 तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहा, कांग्रेस का रहा, सोनिया की नौकरी करता था। 8 साल में मुसलमान के लिए 70 कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तुमने क्या किया? तुम्हारे 60% वोट कांग्रेस को देने के बाद कितने कलेक्टर बैठते हैं तुम्हारे मुसलमान, कितने एसपी बैठते हैं? पूरी कैबिनेट के अंदर तुम्हारा एक कैबिनेट मंत्री नहीं होता, एक कैबिनेट मंत्री नहीं होता। तेज पत्ते की तरह नहीं, तुम्हें तो टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया जाता है। प्रमोद महाराज को जिताते हो, क्या बात करते हो? अरे ओम बिरला चुनाव लड़ता है, शांति धारीवाल उसकी मदद करता है, ओम शांति के नारे लगते हैं। अरे कांग्रेस बीजेपी एक है, एक। तब प्रमोद ओम बिरला बीजेपी का चुनाव लड़ता है, धारीवाल उसकी मदद करता है। अरे दुष्यंत ऐसे चुनाव लड़ता है बीजेपी का, ये आपका प्रमोद भाई दुष्यंत को बहुत दिलवाता है। और तो प्रमोद साहेब बहुत चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की वसुंधरा इसको वोट दिलाती है। अशोक गहलोत चुनाव लड़ता है जोधपुर से तो वसुंधरा उसके सामने कमजोर कैंडिडेट देती है, और वसुंधरा चुनाव लड़ते हैं तो अशोक गहलोत उसके सामने कमजोर कैंडिडेट देता है। सारे मिले हुए, सारे चट्टे पट्टे एक है, सारे मिलके नरेश की मौत करना चाह रहे, राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों,
मैं आपको मेरी बात खत्म कर रहा हूं। नरेश मीणा युवा नेता नहीं है, ये क्रांतिकारी नहीं है, ये स्टूडेंट लीडर नहीं है, ये ओम बिरला का इलाज है। ये ओम बिरला की बीमारी जो हाडोती में, उस बीमारी का इलाज है। ये भ्रष्टाचारी नेताओं की बीमारी का इलाज है। ये इस बीमारी का इलाज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ भी राजस्थान में ऐसा कोई नेता है तो आप मेहरबानी करके मुझे उसका नाम बता देना। तो छबड़ा से बिना पार्टी 46,000 वोट लेता है, उनियारा में जाके और बिना पार्टी 60,000 वोट लेता है, और मांगरोल में आके और जीत का रिकॉर्ड बनाता है। आपके सामने करके जा रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, ऊपर वाले ने भेजा है नरेश को इस गुंडा राज का अंत करने के, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, इस भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए। अरे ओ नरेश, ये चैन से नहीं बैठेगा भैया, ये राज करने के लिए नहीं आया है, ये पैसा नहीं कमाने के लिए नहीं आया है, ये जद्दोजहद करने के लिए आया, बदलाव करने के लिए आया, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया। एक दिन भी नरेश चैन से नहीं बैठेगा। राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए, उनमें आपका लाडला नरेश अलग दिखेगा। और किसी माई के लाल में हिम्मत है तो 14 तारीख के बाद में इस पूरी हाडोती के अंदर किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव करके बता देना, छट्टी का दूध याद दिला देंगे, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। इन्होंने कहा था कि अजमेर शरीफ के अंदर हम दरगाह को खोद कर निकालेंगे। मैंने मां का दूध पिया तो आ जाना, छाती ठोक के राजेंद्र गुड्डा खड़ा हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चादर भेज दी। गरीब नवाज शरीफ के, हमारे वहां नवाज दरगाह शरीफ के अंदर चादर भेंट करनी पड़ी थी। चादर मेरे झुंझुनू के अंदर तो इब्राहिम जी कह रहे थे कि चुनाव मैं हारा लेकिन मुसलमान जीत गया था। कोतवाली थाने में रोज बंद कर देते थे मुसलमानों के बच्चे को 151 में। पिछले 11 महीने में एक लड़के को बंद नहीं होने दिया। अफसोस था। मेरा बेटा शिवम, किसी कब्रिस्तान का मामला था, कहा वो शिवम? अरे कब्रिस्तान का मामला था और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों को पीटना चालू कर दिया था। मैं मंत्री था नरेश भाई, और मेरे सामने खड़े थे, मेरे समाज के लोग थे, सरपंच थे। मेरे बेटे को कहा था, उस टाइम में मेरे बेटे की उम्र 16 साल थी। मैंने कहा बदमाशी करने वाले के पांव तोड़ते। हम तो 10 और 11 भाई है, लेकिन मेरे एक ही बेटा है। और मैंने इसको भेज के, और तो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे थे, मैंने उसका इलाज करवा दिया था। लोगों ने मेरे से पूछा, गुड्डा तूने क्या किया? 50 हथियारबंद लोगों में बच्चे को भेज दिया, कुछ हो जाता? मेरे दादा की जबान पर शेखावाटी के मुसलमान को मेरे दादा ने जबान दी थी, मेरे फोर फादर ने जबान दी थी कि यहां से जब पाकिस्तान जा रहे थे तो तुम्हारा बच्चे का भी, यदि एक बच्चे के कांटा भी गुटेगा तो हमारी लाश को कटेगा। हमने राजस्थान के अंदर 47 के अंदर एक बच्चे का नुकसान नहीं होने दिया था। एक बच्चे का, ये हमारे बाप दादाओं का वादा था। और मैंने इसको याद दिलाया, तेरे दादा का वादा है। वो दादा मेरे दादा, इसके परदादा दुनिया में चले गए, लेकिन वो जबान आज भी है। जब तक जिंदा रहेंगे उस जबान को पाड़ेंगे। ये होता है कमिटमेंट। नरेश भाई, ये मजलूम लोग हैं, प्यार के मोहब्बत के भूखे लोग हैं। जो इब्राहिम जी कह रहे थे, मोहम्मद साहब पैगंबर साहब ने कहा था, मेरा उम्मती
धोखा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, या वादा कर जाएंगे तो उससे नहीं मुकरेंगे तो दुनिया में कोई ताकत आ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरी बात खत्म कर रहा हूं। आपने सबको देखा, 2.5 साल के लिए इस भाई को मौका दे देना, झोली फैला के आपसे भीख मांग रहा हूं इस वोट की, ये ताकत इसको दे देना। जिस दिन आपको जरूरत हो तुम्हारी दी हुई ताकत के ब्याज लगा के भाई आपको वापस लौटाएगा। मैं कह रहा हूं, जरूरत हो तो भाई को याद कर लेना। आपकी आज का आपका एहसान जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे। मैं आपको मेरी बात खत्म कर रहा हूं एक बात के साथ। कोई जंगल के अंदर शेर था, और शेरनी के बच्चा था, उसकी मां मर गई, बच्चा यतीम हो गया। यतीम होने के बाद उस बच्चे को उसका मरना तय था, लेकिन जंगल से कोई बकरी निकल रही थी। बकरी के थन में दूध था, शेर का बच्चा भूखा था, तो उसने उसकी मांग के पास से, उसकी घूर के पास से बकरी निकली, रुकी, तो उसने उसका स्तन मुंह में ले लिया। मुंह में लेने के बाद उसने दूध पी लिया, उसके जान में जान आ गई। बकरी का उधर से आना जाना होता था, शेर का बच्चा उसका दूध पी लेता था। समय निकला, शेर का बच्चा जंगल का राजा बन गया, और उसने हाथी को बुलाया, हाथी को इधर आना, और उस हाथी को कहा, इस बकरी को तेरे ऊपर खड़ा कर, और जो ज्यादा हाइट के पेड़ है वो रोज इस बकरी को रोज चरा के लाएगा, खिला के लाएगा। हाथी जंगल के अंदर खड़ा है, उसके ऊपर बकरी है और पेड़ों के ऊपर चल रही है, खा रही है, पेट भर रही है। उधर से एक बगुला निकला, बगुले ने हाथी से पूछा, ये क्या माजरा है? बोले एहसान। बगुले के दिमाग में एहसान का मामला फिट हो गया। बगुला सरोवर के पास, तालाब के पास, नहर के पास पूछा, वहां पर एक चूहा पानी में तड़फड़ा रहा था, ठंडे पानी में। बगुले ने उसको निकाल के अपने पंख में दबा के उसको गर्मी दी, हीट दी, उसकी जान बचाई, और उस चूहे ने बगुले का पंख काट दिया। बगुले का पंख काटने के बाद बगुला पंख लटका के हाथी के पास गया, बोले रे यही तेरा एहसान है क्या? तो हाथी ने कहा, बोले साला, किसी चूहे पर किया हुआ एहसान किसी शेर पर करता है, एहसान गलत जगह पर किया। अरे मांगरोल के मुसलमानों ने एहसान चूहे पर कर दिया, गलत शेर पर कर दिया। शेर पर एहसान कर देगा, और ये बता रहा हूं आपका एहसान ये चुका देगा। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुड़ा साहब अभी आपसे मुखातिब थे। अब मैं अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शोएब खान साहब के टॉक से हमारे भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह की है जो मालिक सारे जहान। मांगरोल के शाहबाजों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ईश्वर आपको सलामत रखे, जिससे कि आप अपने हक के लिए हिम्मत के साथ लड़ सको। और नमन करते हैं उसे जिसने इस ब्रह्मांड, इस संसार को, आपको, हम सबको साकार किया। नमन प्लस साकार। नमस्कार। आज
हमारे बीच में नरेश मीणा है और हम इसलिए आए हैं कि आप नरेश मीणा को वोट करें। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नरेश मीणा को क्यों वोट करें? अरे क्यों देना चाहते हो वोट? अरे देना चाहते हो? क्यों देना चाहते हो? बोलो क्यों? क्योंकि ये बंदा हक के लिए लड़ता है। हक के लिए लड़ता है। सुन लो तुम लोग, हम कांग्रेस को लगातार वोट देते चले आए। जुनैद और नासिर का कामा के अंदर मर्डर हुआ, चला के मारा गया, कोई कांग्रेसी वहां पे गया नहीं गया। उस वक्त में जाहिदा कामा की मिनिस्टर थी। क्या थे? मिनिस्टर थे। मगर ये शोएब खान और अपने बेटे के साथ वहां गया, 8 दिन रहा और इस सरकार को झुकाया। किसको झुकाया? कांग्रेस को। ए मुसलमानों, तुम्हारी अगर दुश्मन है तो सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि ये बीजेपी की मां है। किसकी मां है? भस्मासुर जननी पार्टी की। वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म और जात के नाम पे अराजकता फैला रहे। क्या फैला रहे? अरे क्या फैला रहे? सुन लो तुम लोग, ये हालाती से नरेश मीणा को तुम जिता दो, नफरती आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं। नफरती आतंकवादियों को लिहाजा मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, एक एक वोट हमें दो, हम आपके हक के लिए यलगार करेंगे। हम आपके हक के लिए। और जो नफरत फैलाने वाले हैं ना, ये भस्मासुर जननी पार्टी वाले, इनका फुटबॉल बना देंगे। क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? और इनकी अम्मा है ना कांग्रेस, जो इनको पुचकारती है, इसको तोड़ा तोड़ा करके भगाएंगे। ठीक है? तो हमारा कौन है? और सुन लो तुम लोग, तुम नरेश मीणा को वोट नहीं दे रहे, तुम अपने आप को वोट दे रहे हो। किसको दे रहे हो? और जब तुम सब नरेश मीणा बन जाओगे तो ये ध्यान में रखना, कहीं पे भी कुछ हुआ ना, सिर्फ एक फोन करना, नरेश मीणा का आपको बोल रहा हूँ। अगर जो प्रशासन काबू में नहीं आया, इसने गलत हरकत करी, तो छोड़ेंगे नहीं, सबकी नौकरी खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे? इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। थैंक यू वेरी मच। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। इनकलाब, इनकलाब। बीजेपी और कांग्रेस आई चोर चोर मोसेरे भाई। बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई। इनकलाब। अब हमारे बीच अंतमांगरोल विधानसभा प्रत्याशी भाई नरेश जी मीणा। हेलो हेलो। एक शेर जो मुझे याद आ रहा है इस शख्स के लिए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल में होता है एक सीधा वर यार पैदा। भाई नरेश जी मीणा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मांगरोल की आवाम को संबोधित करें। परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है? परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है? नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है? ये तो हम ही हैं जो संभाले हुए हैं इस गिरती हुई दीवारों को, वरना इस भारत को इतनी सहूलियत से याद कौन करता है? याद कौन करता है? मेरे साथ 23 साल के बच्चे
जिसने नारा दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं भाई भाई। उस भगत सिंह के इंकलाब का मैं नारा लगाऊंगा। यहां इस करबला मैदान में मौजूद जो भी उस 23 साल के बेटे भगत सिंह की कुर्बानी को याद करता है, जिसने इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया था, उस भगत सिंह को पसंद करने वाले लोग मेरे इंकलाब के नारे के साथ हाथ खड़ा करके जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी हुड्डा साहब, एसडीपीआई के कर्नाटक से पधारे हमारे एसडीपीआई के राष्ट्रीय सेक्रेटरी साहब, एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हमारे रेस्पेक्टेड अशफाक साहब, एसडीपीआई से ताल्लुकात रखने वाले 12 से हमारे अच्छू साहब, एसडीपीआई के भाई नदीम जी, एसडीपीआई के विराजमान सारे मंचासीन और तमाम मंचासीन नेतागण, आज मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे 2 प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय के रूप में समर्थन मांगने आया हूं। आपकी दुआओं की दरकार रखता हूं, जरूरत महसूस करता हूं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया के सामने मैं चुनाव लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में मोरपाल सुमन को कमल का फूल दिया है, जिसके साथ वसुंधरा राजे सिंधिया खड़ी है, और दूसरी तरफ एक पंजा लेकर आया हुआ प्रमोद जैन भाया खड़ा है, जो नाम से तो कांग्रेसी है लेकिन असलियत में ओम बिरला और अमित शाह का दलाल है। जो ओम बिरला और अमित शाह का दलाल हो, जो ऑडियो में कह रहा है, ऑडियो मैंने जारी किया जिसमें कह रहा है कि मैं अमित शाह से मिला, आधे पौन घंटे चाय पे गप्पे सप्पे हुए। अमित शाह ने कहा प्रमोद जैन भाई आप राजस्थान की सरकार में पावरफुल मिनिस्टर हो, आप खान मंत्री हो, कमाई के मंत्रालय आपके पास है, 1500 करोड़ रुपए हमारे भी इन्वेस्ट कर दो राजस्थान में। तब प्रमोद जैन भाया कह रहा है कि मैंने अमित शाह से कहा मैं आपका पैसा वही इन्वेस्ट करूंगा जहां उस पैसे को कोई खतरा नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। अब बताइए, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आदिवासी एमएलए बन जाता है, पूरे देश में बहुत सारे विधायक जिनको सजाएं मिली बीजेपी के विधायकों को, उन विधायकों को किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ा, किसी को भी विधायकी नहीं खोनी पड़ी। लेकिन इस अंता की धरती पर एक आदिवासी व्यक्ति जिसने गलती करी कि ऐसी पार्टी का दामन थाम लिया जो दलित आदिवासी माइनॉरिटी को देखना पसंद नहीं करती थी, उस पार्टी का दामन थाम कर उसने 2 बार चुनाव लड़ लिया, यहां से एमएलए बन गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि संकट में आने के बाद ये लोग हमें उस तरह से फेंक देते हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं,
और वही हुआ। अंता की जनता ने 5 साल के लिए जिस कंवरलाल मीणा को उस राक्षस प्रमोद चंद भाया के खिलाफ चुना था, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आदिवासी कंवरलाल मीणा को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। उसकी विदायगी को कहा गया क्योंकि वो आदिवासी था। और दूसरी तरफ वो प्रमोद जैन भाया, वो प्रमोद जैन भाया जिस पर 8 मुकदमे लग गए, उसके साथियों के साथ 18 मुकदमे लग गए। उस प्रमोद जैन भाया खुला घूम रहा है देश में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ईडी सीबीआई केजरीवाल के घर जा सकती है, हेमंत सोरेन के घर जा सकती है, ममता बनर्जी के घर जा सकती है, लालू यादव के बुढ़ापे में 77 साल की उम्र में उसके घर जाकर उसको जेल यात्रा करा सकती है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर जा सकती है। तो उस अमित शाह, नरेंद्र मोदी की ईडी सीबीआई राजस्थान के सबसे भ्रष्ट मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर क्यों नहीं आई? ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं मुसलमानों, जो तुम कांग्रेस के नाम पर उस बिरला के दलाल को वोट देते हो। मैं सुन रहा था, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनके पास कोई वक्तव्य नहीं है। वो कह रहे थे नरेश मीणा तो भारतीय जनता पार्टी का टूल है, नरेश मीणा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है। नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं खड़ा। नरेश मीणा ने तो छपरा से कांग्रेस से टिकट मांगा था क्योंकि खानदानी कांग्रेस था, खानदान कांग्रेस में पैदा हुआ था। जब से पैदा हुआ हूं तब से घर के ऊपर कांग्रेस का झंडा देखा था। जब से पैदा हुआ हूं तब से गांव में बीजेपी की गाड़ी को घुसते हुए नहीं देखा था। जिस गांव में पैदा हुआ हूं उस गांव में एक वोट बीजेपी का नहीं आता था। जब से पैदा हुआ हूं, जब से सुनता हूं, 18 में अगर कहीं काम पड़ जाए, 12 में अगर कहीं काम पड़ जाए, कहीं लठ की जरूरत पड़ जाए, जहां कांग्रेस का कमजोर हो जाता था, तब याद करते थे कि कांग्रेस वालों को लड़ने के लठे चाहिए, तो याद करते थे कि नया गांव में मीणाओं को बुला लो, कल्याण सिंह जी को याद कर लो, वो आ जाएंगे। और मेरे गांव वाले लठ लेकर कांग्रेस के रक्षा करने के लिए सड़कों पे उतरते थे। उस कांग्रेस से हूं, पहले छपरा में टिकट मांगा, पहले छपरा में टिकट मांगा, नहीं दिया, नहीं दिया क्योंकि 25 साल से टिकट मांग रहा हूं, एनएसयूआई की राजनीति से निकला हूं, खानदानी कांग्रेस से था, एनएसयूआई से जनरल सेक्रेटरी बनकर आया। पूरे राजस्थान में अपनी एक पकड़ रखता हूं, पकड़ भी इतनी जितनी डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से निकलकर दूसरी सीट पर चुनाव लड़के बता दे। कांग्रेस के जितने नेता घूम रहे वो दूसरी सीट पर चुनाव लड़के बता दे। अगर जमानत जब्त नहीं हो जाए तो नाम बदल देना। लेकिन नरेश मीणा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छपरा चुनाव लड़ा। उसके बाद 12 में पैदा होकर अंता टोंक की धरती पर, जहां गली नहीं जानता था, जहां रिश्ते नाते नहीं थे, वहां पर जाकर चुनाव लड़ा। और वहां की जनता ने जो मेरे को अब तक 25 साल में मेरे संघर्ष को देखा है, मैंने जिस तरह से लोगों के लिए मुझे जेल जाते हुए देखा है, लोगों के लिए लाठियां खाते हुए देखा है, लोगों के लिए मुकदमे खाते हुए देखा है, जब इन्होंने मेरे संघर्ष को देखा तो नरेश मीणा जो मान जानता 12 का था, जिसको 60,000 वोट दिए। और जब मैं खड़ा हो गया, तो ये तो तय मान लो कि छपरा में भी कांग्रेस हार गई थी और वहां पे टोंक में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। और मेरे मुस्लिम भाइयों, तुम्हें तय करना है, तुम्हें तय करना है कि उस जमानत जब्त होने वाले प्रमोद जैन भाई के हाथ लगना है या जीतने वाले बीजेपी को हराने वाले नरेश मीणा के साथ लगना है। ये तय तुम्हें करना पड़ेगा।
अगर छबड़ा में मुस्लिम भाई मेरा मदद कर देते तो छबड़ा चुनाव जीत जाता। देवली उनियारा चुनाव में मेरी मदद कर लेते तो देवली उनियारा जीत जाता। 20 महीने में 30 चुनाव लड़ रहा हूं। साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं। ज्यादा तंत्र मेरे पास नहीं है। अगर ये चुनाव हार गया तो राजनीति में शायद मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 7 मासूम बच्चों के लिए, 7 पिपलोदी के मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जब नरेश मीणा झालावाड़ में जाकर जब उन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा था, तब ये कहने वाला केवल इस हाड़ौती की धरती पे ये तुम्हारा नरेश मीणा ही पैदा हुआ है, जिसने कह दिया कि वसुंधरा राजे या तो बच्चों को न्याय दे दो, नहीं तो वसुंधरा और दुष्यंत तुझे घुसने नहीं दूंगा। वसुंधरा और दुष्यंत तुझे घुसने नहीं दूंगा। और उसकी ये वजह में नरेश मीणा 40 दिन जेल में काट के आया है। 40 दिन झालावाड़ की जेल में उन बच्चों के खातिर नरेश मीणा 40 दिन जेल में काट के आया। 15 दिन अनशन पर बैठ के उनको न्याय दिलाया। तुमने वो भी देखा होगा जब प्रहलाद गुंजल के खिलाफ सामने प्रहलाद गुंजल का साथ देते हुए, कांग्रेस का साथ देते हुए, जब ओम बिरला के सामने पत्ता नहीं हिलता था, नरेश मीणा मर्दानगी से चट्टान की तरह प्रहलाद गुंजल जी के साथ खड़ा होकर कोटा में हुंकार भरी, ओम बिरला के सामने लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि नरेश मीणा 8 महीने टोक की जेल में रहा। इस देश में जैसे ईडी सीबीआई आती है, जैसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में कुठाराघात करने की राजनीति चल रही है, नरेश मीणा को भी कहा गया तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जेल में रहते हुए सजा देंगे, तुम्हें कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ने देंगे। आना है तो बीजेपी में आ जाओ, आगे बढ़ना है तो गुंजल को छोड़ दो, ओम बिरला का दामन पकड़ लो। मैंने कहा समझौता नहीं करूंगा, चाहे मर जाऊंगा, किसी भी हालत में समझौता नहीं करूंगा। यही कारण है 8 महीने जेल रहने के बाद भी नरेश मीणा झुका नहीं। 40 दिन जेल रहने के बाद भी नरेश मीणा झुका नहीं। तय तुम्हें करना है। अगर आज के बाद तुम्हें लगता है कोई नरेश दूसरा खड़ा हो सकता है तो तुम देख लेना। मुझे तो नहीं लगता कि नरेश कोई दूसरा तुम्हें लड़ने वाला मिल जाएगा जो ओम बिरला, वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल जैसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ा हो सकता है। नंगे पैर घूम रहा हूँ, शपथ ले रहा हूँ, इसीलिए शपथ है कि जो ये राजनीति पैसे कमाने की राजनीति इन्होंने बढ़ा दी, राजनीति को इन्होंने पैसा कमाने का धंधा बना दिया। ये चप्पल जब ही पहनूंगा जब ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल इनको विधानसभा में जाने से रोक दूंगा, उसी दिन चप्पल पहनूंगा। कैसे भूल गए तुम? कैसे भूल गए तुम? उनको कांग्रेसी कहां चले गए जो सबसे कांग्रेसी थे? अरे मैं पूछना चाहता हूं, कोटा दरबारी जयनाथ सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्योंकि शांति धारीवाल ने कोटा दरबारी जयनाथ सिंह के गढ़ में पत्थर फिकवा दिए थे। वो भरत सिंह कुंदन पर भी कांग्रेसी था, जब वो मंत्री रहते हुए उनकी गाड़ी में प्रमोद जैन भाई ने पत्थर फिकवाया। और ये तो छोड़िए, तो राजपूत थे, लेकिन वो असली टाक जो अपने आप जिंदा नहीं है, वो असली टाक तो मुस्लिम समाज का था। लेकिन मुझे दुख होता है जिस असली टाक का काला मुंह गया था इसी 12 की धरती पर, उसका काला मुंह करके ये प्रमोद जैन भाया चोर ने उनका मुंह काला कर दिया था। कोई ने बदला नहीं लिया, कोई इसके सामने खड़ा नहीं हुआ। नरेश मीणा बदला लेगा, किन किन का बदला लेगा, सबका बदला लूंगा। लेकिन आपकी जरूरत है बदला, तो अकेला भी खड़ा हूं मैं। तो पहले कवाई के थाने में अकेला डट गया था, आज भी खड़ा हूं। पूरे लोग, सारे स्टार प्रचारक बीजेपी कांग्रेस के आ रहे हैं। वसुंधरा ने दम लगा रखी है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को फोन कर रही है। ओम बिरला मीटिंग ले रहा है कि ओम बिरला ने यहाँ तक कह दिया
चाहे मोरपाल जीत जाए, चाहे मोरपाल जीत जाए, लेकिन नरेश मीणा नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि इन व्यापारियों को पता है कि नरेश मीणा जीत जाएगा तो हम जो 2 वोट वाले राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी राजनीति को कब्जे में ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं मुस्लिम भाइयों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं, वोट देने के पहले एक बार बूंदी जेल के पास एक तालाब गांव है, उस गांव में जाकर उनके हालात देख के आ जाना, और उसके बाद तुम्हारी आत्मा कहे जिसको वोट डालना। लेकिन वो तालाब गांव आज कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया, और मैंने जब जेल में रहा तब मैंने उनको देख कर आया हूं, उनको दुखों को मैंने देखा है, इसलिए दुख मेरे अंदर है। तो आपको करना है वोट किसको देना है, लेकिन मैंने तो कह दिया, मैं तो इंकलाब का नारा लेके चल रहा हूं। मैंने भगत सिंह का चोला पहन रखा है। जिस भगत सिंह ने आजाद भारत का सपना देखा था कि आजाद भारत में धर्मनिरपेक्ष हो, समाजवाद हो, सबको बराबर का हक हो, अधिकार हो, सबको समानता हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर नरेश मीणा को जिस तरह से सर्व समाज सर्व धर्म मुझे आशीर्वाद दे रहा है, उससे मुझे लगता है कि मुझे कामयाबी इस बार जरूर मिल सकती है। लेकिन अगर मुझे कामयाबी मिली तो न जात देखूंगा, न पात देखूंगा, किसी न चेहरा देखूंगा, न धर्म देखूंगा, किसी से नाम नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं तो अभी नया हूं। हजारों लोग जितने मेरे पास हैं, उनमें गिनती के लोग ऐसे हैं जिनके मैं चेहरे जानता हूं, नाम से जानता हूं। जैसे आज आप लोग अनजान नरेश मीणा को समर्थन दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे लिए दुआएं कर रहे हो, एमएलए बनने के बाद केवल आपसे ये पूछूंगा जब आओगे तो भैया नाम मत बता, जात मत बता, गांव मत बता, ढाणी मत बता, तू तो मुझे काम बता दे, तेरा काम क्या है मेरे भाई, तेरा काम क्या है, उस काम को अगर नहीं करूं तो मुझे बता देना। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, आप जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा कर दो। जो लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करो। ये बीच के लोग क्या ईमानदारी को पसंद नहीं करते? बीच में कम हाथ हो रहे, ये पीछे वाले जो मैं बहुत देर से देखे, जो लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं वो हाथ खड़े करें ईमानदारी को, जो इंसानियत को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब नीचे रख लो, नीचे कर लो। अब जो चोरों को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करें। जो चोर को पसंद करते हैं, चोर को, वो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं करता। भ्रष्टाचारी को जो पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करें। भ्रष्टाचारी को जो भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं हाथ वो खड़ा करो। नहीं करते फिर भाया को वोट क्यों देते हो भाई? प्रमोद जैन भाया, प्रमोद जैन भाया, प्रमोद जैन भाया जिसने षड्यंत्र करके 2003 में खुद की गाड़ी में गोलियां चलवा के और शिवनारायण जी को चुनाव हरवा दिया था। शिवनारायण जी को चुनाव हरवा दिया था। वो प्रमोद जैन भाया जब 2008 में दोबारा एमएलए बना, 2008 में दोबारा एमएलए बना, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर बना और पीडब्ल्यूडी का मंत्री 2.5 साल बाद के बाद कांग्रेस ने उसको इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन इस जनता की जनता ने जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसी प्रमोद जैन भाया को जनता की जनता ने 2018 में चुनाव जिता दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने जब पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा तब तो कम भ्रष्टाचार किया, लेकिन जब वो दोबारा 2018 में मंत्री बना तब तो उसने भ्रष्टाचार की अति कर दी। और आपको वो दिन भी याद होंगे जब कोरोना का समय चल रहा था, जब लोग 12 के हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते थे तो 12 के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता था, दवाइयां नहीं मिलती थी। वहां पूछते थे इलाज कहाँ मिलेगा, तो डॉक्टर कहते थे प्रिया हॉस्पिटल में चले जाओ, वहीं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा, वहीं दवाइयां मिलेगी। जब वहां का मरीज जो वहां मरीज जाता था प्रिया हॉस्पिटल में, उस प्रिया हॉस्पिटल में कोई भी मरीज से 3 लाख के नीचे बिल नहीं काटा गया। और वो पता है
वो जो कहता है वो प्रमोचन भाया मैं तो धार्मिक छू, मैं तो सामाजिक काम करूं छू। अरे मैं प्रमोचन भाया चोर तेरे से पूछना चाहता हूं, तू धार्मिक था तो कोरोना काल की उस बीमारी में जब लोग मर रहे थे, लोग मदद ढूंढ रहे थे, जब सरकारी हॉस्पिटल की तूने तेरी सारी सामग्री को तूने अपने हॉस्पिटल प्रिया हॉस्पिटल में लाकर रख दिया था और तू लोगों की मौतों के साथ खिलवाड़ कर रहा था और तूने 3-3 लाख के बिल बनाए थे, तो तेरी धार्मिकता सामाजिकता कहां चली गई थी प्रमोचन भाई? इसलिए जब मैंने हाथ खड़े करवाए तब एक भी आदमी ने चोर को पसंद नहीं किया, भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं किया। मैं तो ये मानता हूं प्रमोचन भाया को जो वोट देगा वो भी बराबर का चोर है, वो भी बराबर का भ्रष्टाचारी है। प्रमोचन भाया को वही व्यक्ति वोट देगा जो प्रमोचन भाया के चोरी में और भ्रष्टाचार में शामिल होगा। जिसको मैं पसंद नहीं हूं, मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, मेरी बातों में सच्चाई नहीं लग रही, वो मुझे वोट मत देना। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस सच्चे कांग्रेसी भरत सिंह कुंदनपुर की आत्मा कहीं जहां होगी, देख रही होगी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि, भरत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि प्रमोचन भाया की जमानत जब्त करा दो। यही भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब को अंतर्वासियों यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्लीज मेरी मदद करना, आपसे हेल्प मांग रहा हूं, मेरी मदद करना। धन्यवाद।